अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी में। नाज़रीन, आज का खास एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज एक खास गेस्ट, और वो इतने खास हैं कि आज ये इंटरव्यू देख के, ये पॉडकास्ट देख के आपको मजा आ जाएगा। ऐसी ऐसी डिटेल्स आज आपके सामने आने वाली हैं। लेकिन आज सबसे पहले आपको टॉपिक बता दूं कि हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। डिस्कस करने वाले हैं एक बदमाश रियासत के बारे में जिसका नाम इजराइल है। इजराइल ने पाकिस्तान को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान और इजराइल की तलकलामी आपस में शुरू हो चुकी है। ये एक नई सिचुएशन एमर्ज हुई है जो इससे पहले नहीं हुआ करती थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो कतर है उस पे हमला जो हुआ, क्या उसका जवाब अब कतर देगा या नहीं देगा? क्या ये अमेरिका की मर्जी से हुआ था या अमेरिका नाराज हो गया इस वक्त इजराइल से? ये भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के क्या मामला चल रहे हैं ये भी डिस्कस करेंगे। साथ जो खसूसी तौर पे आज हम एक और चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान और जो चाइना के ताल्लुकात हैं वो इस वक्त कैसे हैं और अमेरिका उसके ऊपर क्या सोच रहा है, या चाइना के मुतालिक जो पाकिस्तान के अंदर से और कुछ कॉन्स्पायरेटर लोग इस तरह की खबरें फैलाते हैं कि जैसे पाकिस्तान और चाइना आपस में दूर हो रहे हैं, तो क्या इस बात में कोई सच्चाई हो सकती है? बहुत सी खबरें हैं, इसके अलावा बहुत कुछ है। ये डिटेल से सब कुछ जानिएगा आज। अब मैं तारुफ करवाता हूं जी अपने खास मेहमान का। हमारे साथ मौजूद है जी जनरल तारिक रशीद खान साहब। जनरल साहब जो हैं इनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है और बहुत रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। अब जनरल साहब ने कहां कहां सर्व किया? उन्होंने जीबी में सर्व किया कमांडर के तौर पे, कश्मीर में किया, बल्दिस्तान पे किया, जहां ये हेड्स रहे, कमांड करते रहे। और कमांड किन चीजों को करते रहे? जो वॉर जोन्स थे, या वॉर जोन से हटके आप ये भी उन्हें कह सकते हैं कि जहां पे वॉर स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय हो रही थी, वहां हर जगह ये कमांड कर चुके हैं। एनडीयू के वॉर विंग को ये टीच कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, तो जंग के माहिर हैं। जनरल वैसे तो माहिर होते ही हैं, लेकिन ये जनरल साहब हमारे स्पेशली इसलिए माहिर है कि इन्होंने जंग पढ़ाई भी हुई है। और एक जो सबसे खास बात है इनकी वो ये है कि इन्होंने सऊदी आर्मी में भी सर्व किया है, क्योंकि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के लोग सऊदीया में और जो अफवाज हैं मुस्लिम ममालिक की वहां जाके सर्व करते हैं, तो ये वहां रह चुके हैं। इन्होंने कतरियों को, इन्होंने सऊदीज को, सबको करीब से देखा हुआ है। और ये बताएंगे कि उनकी फौज वहां पे कैसी है, क्या उनमें वाकई जंग लड़ने का जज्बा है, या ये जो कुछ उनके साथ हो रहा है इसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं, क्योंकि इन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है, खुद उनके साथ काम किया है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है बताने का। अगर मैं बताने जाऊंगा तो आधा तो शायद इसी के अंदर चला जाएगा हमारा वीलॉग। तो सबसे पहले तो हम ये स्टार्ट करते हैं अपने वीलॉग को। और पहला सवाल जनरल साहब से हमारा यही होगा कि जनरल साहब, ये जो तल कलामी शुरू हुई है पाकिस्तान की और इजराइल की, ये क्या हो रहा है और ये कहां जाके थमेगी? वेलकम जनरल साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इजराइल को अगर किसी ने कोई आगे से जवाब दिया है इफेक्टिव वे तो पाकिस्तान ने दिया है। अब देखें, पाकिस्तान इस वक्त यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, और उसमें लाउड एंड क्लियर तरीके से हमारे जो वहाँ परमानेंट मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा कि इजराइल आप जो है एक ऑक्युपायर हैं, आप एग्रेसर हैं, और आपने इलीगली फ़लस्तीन का इलाका पे कब्जा किया हुआ है। आप देखें 1948 का जो यूनाइटेड नेशंस का जो प्लान था, उसमें जो इस वक्त फ़लस्तीन और गाज़ा के इलाके हैं, मैं आपको बताते चलूँ कि जो वेस्ट और ईस्टर्न यरूशलेम है, ये जो था ये फ़लस्तीन डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। और गाज़ा जो था ये ब्रिटिश कंट्रोल में था। आजकल का गाज़ा, वेस्ट बैंक भी ब्रिटिश कंट्रोल में था। फिर 1948 की वार हुई, और उस वार के बाद जो था उसमें इजराइल ने वेस्टर्न यरूशलेम पे कब्जा कर लिया, और जॉर्डन ने ईस्टर्न यरूशलेम पे कब्जा कर लिया, और वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया, और गाज़ा का जो इलाका था इस पे इजिप्ट ने कब्जा कर लिया। ठीक है। तो ये तो सूरत हाल थी 1948 के बाद की। फिर जब 1967 की वॉर होती है, तो उसमें जो है इजराइल इन तमाम इलाकों पे कब्जा कर लेता है। ठीक है, गाज़ा पे भी कर लेता है, वेस्ट बैंक पे भी कर लेता है, और गोलान हाइट्स पे भी कर लेता है, सीरिया में। फिर 1973 की वॉर होती है, और उसमें भी क्योंकि कैंप डेविड एग्रीमेंट हो गया, तो जो सनाई डेजर्ट कब्जा किया था उससे इजराइल फोर्सेस ग्रेजुअली विड्रॉ कर जाती हैं, और ये विड्रॉल मुकम्मल होता है 1982 में। ठीक है। और उस लेकिन वेस्ट बैंक में वो अपना कंट्रोल रखते हैं। कुछ इलाके जो जिसे बाद में ए और बी एरियाज कहा गया, वहां पे पीएलओ का कंट्रोल दे दिया। ठीक है। और ग्रेजुअली फिर जो है हमास जो है, पहले तो इजराइल भी इसको सपोर्ट करते रहे, क्योंकि वो एक काउंटरवेट तैयार कर रहे थे अल-फतह के अगेंस्ट, अल-फतह ग्रुप जो पीएलओ का वेस्ट बैंक में था। ठीक है। तो पहले तो ये एक थी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इजराइल की जो अट्रॉसिटी थी, बदमाशी थी, उसके खिलाफ ये फिर हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई। तो आप देखें कि और उस वक्त जो 1948 के प्लान के मुताबिक सिर्फ तल अवीव मेन शहर था, और कुछ एक पट्टी थी, और टोटल 14,700 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका था इजराइल का। ठीक है। और 1967 वॉर के बाद उन्होंने तकरीबन 89,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका कब्जा कर लिया। अच्छा, देखें कहाँ 14,500 स्क्वायर किलोमीटर, और कहाँ आजकल कब्जा करके बैठे हैं तकरीबन 90,000 स्क्वायर किलोमीटर पे। ये तो सारा मुल्क ही कब्जे का, पूरे मुल्क कब्जे का है। तो इसलिए हमारे जो आसिम इफ्तिखार साहब ने वहाँ ही कॉल्ड स्पेड स्पेड, ये इन अरब्स को बोलना चाहिए था वहाँ पे। तो वहां तो ये अपने जो है जाती और मुल्की मफादात छोटे छोटे जो बनाए हुए इन्होंने। देखिए, कतर तो 71 में आजाद हुआ, तो उससे पहले तो ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। ठीक है, ठीक है। और टोटल आबादी आप कतर की देखें कि 27 लाख है, और 27 लाख में जो है 3.5 लाख मैक्सिमम या 4 लाख आप लगा लें कतरी हैं, बाकी सारे तो फॉरनर्स हैं। बिल्कुल सही। और आप उधर देखें जो अमेरिकन का सबसे बड़ा फिजाई जो अड्डा है अल हदीद एयर बेस दोहा के पास, 10,000 से ज्यादा अमेरिकन बैठे हैं। सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर उधर, सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है, एयर ऑपरेशन सेंटर है पूरे एरिया का। फौज कितनी है जनरल साहब अमेरिका की कतर में?
देखिए एक तो 10,000 तो खुद मानते हैं ना कि 10,000 से ज्यादा। अच्छा। अब 10,000 से ज्यादा 11,000 भी हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है। और कतर की अपनी फौज तकरीबन 13,000 के इर्द गिर्द है। अच्छा। तो जितनी 13,000 उनकी फौज है तो उतने ही वहाँ अमेरिकन बैठे हुए हैं। ओके। फिर साथ देखें इलाका बहरीन का है, जहाँ पे उनका 5th जो नेवल फ्लीट है उसका हेडक्वार्टर है, और वहाँ कहते हैं रिपोर्टेडली 7,000 लोग हैं। फिर वो कुवैत है, कुवैत में 13,000 अमेरिकन बैठे हुए हैं। ठीक है। वो क्या तमाम लॉजिस्टिक बेसिस जो है वो सारा हब है कुवैत। ठीक है। फिर आप आ जाएं यूएई के ऊपर आ जाएं, वहाँ उनके फाइटर जेट्स हैं, वहाँ उनके सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स हैं, वहाँ 8-वे रिफ्यूलर्स हैं, 2,500 से 3,000 लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो पूरे मिडिल ईस्ट पे तो अमेरिका का कब्जा है। इसी तरह देखें आप सऊदी अरेबिया में उनका जो है प्रिंस सुल्तान एयरबेस, वहाँ अमेरिकन 1,000 के करीब बैठे हुए हैं। जॉर्डन में बैठे हुए हैं, सीरिया में 800 से 900 लोग बैठे हुए हैं, देखें अमेरिकन सीरिया में, लेबनान में बैठे हुए हैं। तो ये अरब्स किस तरह से सोचते हैं कि इन्होंने अमेरिकन को अपने मतलब एक तरह से ऐसे सर पे बढ़ावे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे इधर हमारे रीजन के अंदर और फिर कब्जा कर गई पूरे इलाके में, ये ना हो कि कल को अमेरिकन अपनी ही फौज इनके ऊपर का चढ़ा देंगे तो पूरे मिडिल ईस्ट पे कब्जा हो जाएगा। तो देखिए मतलब उनकी जो कहते हैं ना माइट इज राइट, और कोई इजराइल एक थ्रेट है, वो एक बदमाश किस्म का बना हुआ है, उस बदमाश को अमेरिका की सपोर्ट है और वो तमाम को अंडरमाइन करता है। मैंने तो 67 वॉर के तहत मैंने 14,700 किलोमीटर से लेकर मैं 90,000 स्क्वायर किलोमीटर तक कब्जा कर लिया, मैं आपको भी कर लूंगा अंडरमाइन। तो वो डर के फिर अमेरिका इनको सिक्योरिटी गारंटियां देता है कि भाई आपको हम आपकी जो है सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, बट हमारी ये टर्म्स है, तो हमारे यहाँ लोग होंगे, आपने असलम से लेना होगा, तो इस तरह से इनको लेना पड़ा है। देखिए वहाँ पे तो आज जो ये हुआ है सर पाकिस्तान और ये इजराइल के दरमियान में जो तल्ख कलामी हुई आपस में, पहले ही दिन जब ये अटैक हुआ तो जो नेतन्याहू है उसने पाकिस्तान का नाम लेके कहा कि अमेरिका अगर पाकिस्तान के अंदर कर सकता है, ठीक है ना, तो सबने उसको तारीफ की पूरी दुनिया ने, हम कर रहे हैं तो लोग उसे बुरा भला कह रहे हैं। ऑल्दो के जो दोहा के अंदर इनका हेडक्वार्टर बना हुआ था हमास का, वो इजराइल और अमेरिका की मर्जी से था और नेगोशिएशंस वहीं हो रही थी। और उसामा बिन लादेन तो एक ऐसा टेररिस्ट था कि जिसके ऊपर हेड मनी थी और जो पाकिस्तान में छुपा हुआ था जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं था, ठीक है। तो वो इस चीज को कंबाइन करके पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से आंखें दिखा के इजराइल को जवाब दे रहा है, आपके ख्याल में ये सिचुएशन क्या डेवलप हो रही है कि आपस में कन्फ्रंटेशन बढ़ रही है? देखिए ना, वो हमें वो हर जगह अंडरमाइन नेतन्याहू करने की कोशिश कर रहा था। हमारा जो स्टैंड ऑफ हुआ या 4-5 दिन की जंग इंडिया से हुई, तो हमने जो देखी हेरन और हैपर जो पाकिस्तान पे लॉन्च की गई और आके उन्होंने यहाँ पे कुछ टारगेट्स को एंगेज किया, जो ड्रोन्स वगैरह थे, वो किसकी थी? इजराइल की बनी हुई, इजराइल की बनी, बिल्कुल। और रिपोर्टेडली इनके वहाँ एडवाइजर बैठे हुए हैं। कश्मीर में जो अट्रॉसिटीज हो रही हैं, जिस तरीके से लोगों को एलिमिनेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, वो जो कुछ उन्होंने फलस्तीन में किया उसके एक्सपीरियंस को यहाँ उनको सिखा रहे हैं कि भाई इस तरीके से हमने वहाँ कब्जे किए, हमने ऐसे लोगों को वहाँ से अपने मुल्क से दरबदर किया, आप ऐसे करें। और फिर जैसे उसने उसामा बिन लादेन का नाम ले लिया, देखिए बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेस्ट कि आपको 9/11 का पता था अमेरिका को 9/11 हो रहा है, सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर। तो अगर हमारे इंटेलिजेंस एक फेलियर हो गया तो आपके यहाँ तो कई मिसालें हैं, आपको तो 9/11 जैसे वाकई का पता ही नहीं चला, तो हमारे यहाँ इंटेलिजेंस फेलियर था। अब नेतन्याहू कहता है कि 7 अक्टूबर हमारे लिए 9/11 था, जो हमास ने हमला किया था वो उससे रिलेट कर रहा है, और उसके बाद इन लोगों ने ये जेनोसाइड शुरू कर दी और अब आकर ये कन्फ्रंटेशन हद से ज्यादा बढ़ गई है। अब जल्द सब हमले हो रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट पे, कोई मुल्क उसने छोड़ा नहीं है, 6-7 मुल्कों पे वो हमला कर चुका है। आपको लगता है कि उसका अगला टारगेट पाकिस्तान या टर्की हो सकते हैं? देखिए मैं इससे पे आने से पहले आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ। देखें जैसे ट्रम्प साहब का जो एडवाइजर था वो चार्ली कर्क, जिसको एक स्नाइपर ने मार दिया, बिल्कुल। तो जो वीडियो हमने देखी उसमें एक आदमी खड़ा उससे सवाल कर रहा है कि आपकी जो पॉलिसीज हैं इससे तो कोई अमेरिकन सेफ ही नहीं रह सकता, उसका बैकलैश हमारे पे आएगा। ये सवाल वीडियो में देखा जा सकता है कि आप सपोर्ट तो इजराइल को कर रहे हैं लेकिन दुनिया आपके खिलाफ जा रही है और कहां तक आप जुल्म करेंगे। तो उसके जो लोग अरब यहाँ बस रहे हैं वो हमें मतलब टारगेट करना शुरू कर देंगे जहां उन्हें मौका मिला, और साथ ही वो स्नाइपर उनको मार देता है। और रिपोर्टली जिसको पकड़ा है वो 28-29 साल का लड़का है। तो मतलब ये अमेरिका को देखना होगा कि किस तरह तक इजराइल के जो है इजराइल उनको अंडरमाइन करता है। और दोहा पे जो उसने अटैक किया, आप देखें अमेरिकन वो कह रहे हैं, अपना ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हमें 11th आवर बताया गया, हमारे पास रिएक्शन टाइम ही नहीं था, और दूसरा इससे मतलब हम इससे खुश नहीं है और ये किसी के भी हक पे नहीं है।